नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। यूपी की बड़ी खबर कि एसपी गोयल नए चीफ सेक्रेटरी बने। अभय द्विवेदी से मैंने पूछा कि मनोज कुमार सिंह जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे उनको एक्सटेंशन दिलाने के लिए योगी जी बहुत चाहते थे। क्या दिल्ली और योगी जी के बीच झगड़े खत्म नहीं हो रहे? मैंने उनसे पूछा कि मालेगांव बम धमाके में आखिर एजेंसियों की भूमिका पर सवाल क्यों उठ रहे हैं और क्यों संसद से लेकर बाहर तक कहा जा रहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते। मैंने अभय द्विवेदी से पूछा कि नक्सली घटना में हजारों हिंदू मरे हैं, अलग अलग धर्म के लोग मरे हैं, लेकिन सारे नक्सली तो हिंदू हैं। अभय जी ने कहा कि दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन लिप्टे, उसका मुखिया हिंदू, सारे सारे तमिल हिंदू। तो आतंकवाद को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती कर रहा है, तो पाकिस्तान से खुलेआम हाथ मिला दिया। मोदी जी नाम नहीं ले पा रहे हैं, डर की वजह क्या है? और शानदार बातचीत है, पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको मजा आएगा। यू 4 पीएम यूपी को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। 4 पीएम यूपी में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर यूपी की कल यही थी कि यूपी में चीफ सेक्रेटरी एसपी गोयल बने हैं। एसपी गोयल पर कुछ दिन पहले जबरन रिटायर आईजी अमिताभ ठाकुर ने बड़े गंभीर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और मनोज कुमार सिंह जो चीफ सेक्रेटरी थे, कहा जाता है कि योगी जी उनका एक्सटेंशन चाहते थे। चिट्ठी भी भेजी गई भारत सरकार को। बताया जाता है योगी जी खुद भी गए दिल्ली, लेकिन केंद्र ने माना नहीं और दिल्ली दरबार ने एसपी गोयल को चीफ सेक्रेटरी बना दिया। मतलब इस चयन के बाद में ये माना जाए कि अभी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दिल्ली और योगी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये लड़ाई और बढ़ सकती है अभय जी? नहीं, लड़ाई तो बढ़ती ही जा रही है। कहानी पुरानी है, बहुत लंबे अरसे से चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले से चल रही है। मैं तो मानता हूं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव से पहले जो भाजपा के केंद्रीय आला कमान में मोदी और अमित शाह के बीच में और मोदी और अमित शाह और योगी के बीच में जो अदावत शुरू हुई थी, वो अदावत आज तक जारी है। और उस अदावत में सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि योगी जी का विकेट डाउन होगा। योगी जी का विकेट तो डाउन नहीं हो पाया, ये सही बात है। लेकिन ये भी सही बात है कि उधर से ऐसा कोई मौका नहीं खोया जाता है जिसमें योगी जी की कुछ बेइज्जती वो ना करना चाहें। बिल्कुल यही भाई, होता है कि मान यूपी लीजिए यूपी मान लीजिए नरेंद्र मोदी बनारस में है, अब योगी जी गए और टाइम नहीं मिल रहा मिलने का। बहुत से ऐसे प्रकरण हुए हैं जिनमें योगी आदित्यनाथ को वो प्रोटोकॉल भी नहीं दिया गया जिस प्रोटोकॉल के मुख्यमंत्री के तौर पर वो हकदार हैं। उनको ये एक ऐसी स्थिति है, उनके मुंह के सामने ही उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य को भारत के गृह मंत्री उन्हें अपना परम मित्र मानते हैं, कहते हैं। योगी जी का कई मामलों में जिक्र भी नहीं होता। तो ये सब जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति इस तरफ इशारा करती है कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश के अंदर एक जंग लगातार चल रही है। ये जंग किसी परिणाम पे नहीं पहुंच पा रही है। ये तभी परिणाम पे पहुंचेगी या तो वहां से मोदी जी हट जाएंगे या यहां से योगी जी हट जाएंगे। अब दिक्कत की बात ये, ना वहां से मोदी जी हट रहे हैं, ना यहाँ से योगी जी हट रहे हैं। तो दोनों के बिल्कुल। अंदर एक रस्साकशी जो है ना, एक जिद जो है वो लगातार जारी है। वो इधर खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहे हैं, कोई किधर भी नहीं खींच पा रहा है। और मुझे आपको लगता है कि याद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चूंकि उधर जोर लगा दिया है योगी जी की तरफ से, इसलिए वो उधर नहीं खींच पा रहे हैं। संघ अभी हट जाए तो अभी वो खींच के योगी जी को गिरा दें। हाँ, ठीक बात है। आपको याद होगा लोकसभा जब चुनाव के नतीजे आए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई थी। एक रिपोर्ट गई थी, उसमें लिखा था कि भाई हमारे वोटर काट दिए गए, वोटरों के नाम काट दिए गए। तो ये मतलब सरकार हमें सहयोग नहीं कर रही थी। तो बड़ा तहलका मचा था इस बात पर कि सरकार सहयोग नहीं कर रही थी। तो शायद चीफ सेक्रेटरी का एक्सटेंशन ना मिलना भी वजह हो, क्योंकि सरकार के मुखिया तो चीफ सेक्रेटरी होते हैं। लेकिन वो आरोप कहीं ना कहीं दिल्ली के मन में है कि अगर उत्तर प्रदेश जीत जाते, जितनी उम्मीद थी, तो आज ये एनडीए की सरकार नहीं होती, मोदी सरकार होती। तो मोदी जी का कॉन्फिडेंस है जो नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के चक्कर में कभी कभी डगमगा जाता है, उसको रोकने में, उसको ब्रेक लगाने में यूपी एक बड़ा कारण बना है। देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। एक तो ये पहलू है ही, ये जो मोदी अमित शाह और योगी के बीच में जो अदावत थी, उस अदावत के कारण भी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मोदी जी से खुश नहीं था। तो उत्तर प्रदेश में एक भीतरी खेल किया गया। बहुत से लोग इस कहानी को बताते हैं कि वो खेल कैसे किया गया। नौकरशाही के जरिए वो खेल किया गया। कोई विशेष रूप से भाजपा की जो सरकार पक्ष की तरफ से मदद होनी चाहिए थी, वो मदद नहीं मिली उनको। तो ये स्थिति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को दबाए रखा। मतलब ठाकुर समुदाय के अंदर भी एक बेचैनी
फूंकी गई। तो ये एक तो ये पूरा मामला है, लेकिन केवल यही नहीं था, मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी। बता, राजस्थान में आप क्यों इतनी सीटें हार जाते सही बात है। हैं? आप हरियाणा में क्यों इतनी सीटें हार जाते? बहुत सी जगहों पे आप हारे, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी, उत्तर प्रदेश में सीटें ज्यादा हैं तो पराजय बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये तो कई जगह चुनाव हारे। तो कहीं ना कहीं तो मोदी सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। उस एंटी माहौल था। इनकम्बेंसी में उत्तर प्रदेश में ये पार्टी की जो उनकी अंतरकलह थी उसका भी जोर लग गया। तो केवल अंतरकलह को ही अगर रेखांकित किया जाएगा तो मोदी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो नजर से ओझल हो जाएगी। ये बात तो दोनों ही ठीक है। पहलू। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल मुद्दे पे आते हैं। ट्रंप ने तो भारत का जीना हराम कर दिया है। 25% टैरिफ लगा दिया, जुर्माना लगा दिया। अखिलेश यादव का बयान आया है कि अभी तो बुरे दिनों की शुरुआत हुई है, दिन और बुरे आएंगे। ट्रंप क्यों कर रहे हैं भारत के साथ इस तरह का व्यवहार? मोदी जी इतना दोस्त मानते हैं, उनकी तारीफ में क्या है कि अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप है वो तो बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं मोदी सरकार के। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, ये जो अब की बार ट्रंप सरकार करना या हाथ में हाथ डालना या एक दूसरे को दोस्त कहना, ये सब फोटो अपॉर्चुनिटीज हैं। इनका वास्तविक जो राजनीति होती है उससे इनका बहुत ताल्लुक नहीं है। ये अच्छे दिनों में जब बातें, अगर सब अच्छे दिन होते, ट्रंप के लिए असली सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अमेरिका में अपनी गोटी कैसे लाल करेंगे। उन्होंने जो तरीका अपनाया है वो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज तक नहीं अपनाया। उसमें खतरा भी है और अब ट्रंप के लिए अवसर भी है। खतरा ये है कि अगर वो नाकाम हो गए तो इतिहास उनके ऊपर थूकेगा, ट्रंप के ऊपर। और अगर कामयाब हो गए तो वो अमेरिका के सबसे महानतम राष्ट्रपति कहलाएंगे। वो माना जाएगा कि उन्होंने एकदम नई जमीन तोड़ी, नए तरीके से शासन चलाया जो पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसके जरिए ट्रंप कोशिश करेंगे कि वो तीसरी बार भी उन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिले। जो अमेरिका में नियम नहीं है राष्ट्रपति बनने का, 2 बार राष्ट्रपति बन चुके तो आप तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन ट्रंप तो उसकी जुगाड़ में भी है। तो ट्रंप के लिए ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोदी जी को नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, मोदी जी का अपमान हो रहा है, इससे ट्रंप को कोई मतलब नहीं है। इसलिए, और दूसरा यह है कि ट्रंप जानते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं है खुल के उनके खिलाफ खड़े हो जाएं। तो वो कुछ भी कहते रहे, करते रहे। मोदी जी की तरफ से बिल्कुल मोदी जी की तरफ से जरा भी सीना तान के खड़े होने वाली कोशिश नहीं होगी ट्रंप के मुकाबले। मैं इसीलिए मानता हूं कि ट्रंप मानते हैं कि भारत और मोदी उनके अड़दम में हैं। भारत और मोदी जो है ना, वो उनसे दबे हुए हैं और उनकी हिम्मत नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल पाए। लोकसभा में खुल के विपक्ष का नेता चुनौती दे रहा है, भाई ट्रंप का नाम लेकर खंडन करो, नहीं कर रहे। बात तो ठीक है। और ट्रंप ने तो एक कदम और आगे बढ़ के पाकिस्तान से डील साइन कर ली कि तेल के भंडारण वाले मामले में, मतलब हमसे झड़प में तो पाकिस्तान का फायदा ही फायदा होता जा रहा है, हमारा नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद में अगर किसी देश को सर्वाधिक लाभ हुआ है तो पाकिस्तान है, जबकि पाकिस्तान को सर्वाधिक नुकसान में होना चाहिए था। इस वक्त दुनिया के सब बड़े बड़े देश और बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने के लिए उसमें पैसा पंप कर रहे हैं, आर्थिक संसाधन पंप की जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की, ये सब पाकिस्तान में पैसा पंप कर रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले खड़ा किया जा रहा है और वो काफी कुछ खड़ा हो भी चुका है। तो इसमें गलती भारत सरकार की कहां से हुई? मतलब भारत सरकार क्या विदेश नीति अपनी सही से नहीं अपना पाई, दुनिया को समझा नहीं पाई कि ये एक आतंकवादी देश है? ऐसा क्या लगता है अभय जी? गलती हुई तो राहुल गांधी ने बता दी सबसे ज्यादा खुलकर। राहुल गांधी कह रहा है कि 22 मिनट तक आपने चलाया ऑपरेशन सिंदूर, तो आपने उसको अचानक बंद क्यों कर दिया? हाँ। 22 मिनट चलाने की बजाय अगर ये 5 घंटे चलाते रहते, 12 घंटे लगातार चलाते ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के धुआंधार परक्षे उड़ा देते पाकिस्तान के, तो फिर पाकिस्तान खड़े होने की स्थिति में नहीं रहता, घुटने टेक देता पाकिस्तान बुरी तरीके से। इन्होंने तो 22 मिनट के बाद में खुद ही फोन करके पाकिस्तान से कह दिया कि भाई अब हम बंद कर रहे हैं, अब हम आगे नहीं करेंगे, अब आगे हम लोग दो हाथ नहीं करेंगे, लड़ाई यही खत्म होती है, आप अपने घर लौट जाओ, अपने घर लौट जाएं। अच्छा, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी पाकिस्तान को फोन करना? युद्ध के समय कौन फोन करता है कि ये युद्ध चल रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे भाई? देखिए, अगर कोई इन्होंने छोटा मोटा, जैसे
बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो एक छोटी मोटी घटना थी, पाकिस्तान ने उसे नजरअंदाज कर दी। उसका भारत में बहुत घटना के मुकाबले कई गुना ज्यादा राजनीतिक लाभ नरेंद्र मोदी ने चालाकी से उठा लिया, प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करके, वो अलग बात है। लेकिन वो एक बहुत छोटी घटना थी। उड़ी स्ट्राइक भी बहुत ही छोटी मामूली सी घटना थी। पाकिस्तान ने उनको संज्ञान में भी नहीं लिया, माना भी नहीं कि ये घटनाएं हुई हैं, कोई जवाब नहीं दिया पाकिस्तान ने। लेकिन जब इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में उससे कुछ बड़ा हमला किया तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। पाकिस्तान ने भी अपने ड्रोन भेजने शुरू कर दिए, मिसाइलें दागनी शुरू कर दी पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान की तरफ से करगिल युद्ध के बाद में पहली बार जवाब दिया गया है। ये करगिल युद्ध में तो भारत ने पाकिस्तान का जवाब दिया था, करगिल युद्ध तो पाकिस्तान ने शुरू किया था, लेकिन इसमें जवाब दिया। इसमें जवाब जैसे पाकिस्तान देना शुरू किया वैसे ही इंडिया उसके अंदर फंस गया। और उसके बाद में ट्रंप और मिर्च लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत और रूस तो बिल्कुल मरी हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये कितना ही अपने आप को डुबोले, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत तो मरी हुई अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, ट्रंप ने सही कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वाकई मर गई है। आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इतने खतरे में आ गई है? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कोई भी व्यक्ति चलता है दोनों पैरों से चलता है, दौड़ता है दोनों पैरों से दौड़ता है? अर्थव्यवस्था के दोनों पैरों में एक पैर सरकारी निवेश होता है और एक पैर होता है निजी क्षेत्र का निवेश। आप 2014 से अभी तक का देख लीजिए हाल। मोदी जी एक अर्थव्यवस्था को एक ही पैर से दौड़ा रहे हैं, सरकारी निवेश के दम पर। भारत की अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है, लंगड़ा के धीरे खिसक रही है, कभी भी गिर पड़ेगी। अच्छा, ये आखिर कारण क्या है कि मोदी जी ट्रंप का नाम ले क्यों नहीं पा रहे हैं? राहुल गांधी, पूरा विपक्ष कह रहा है कि नाम लेके कहिए कि ट्रंप ने झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। मोदी जी डरे क्यों? चारा नहीं है। देखिए, कोई और अब इनके पास धीरे धीरे जो विदेश नीति संबंधी विफलताएं हैं, अर्थनीति संबंधी विफलताएं हैं, रक्षा नीति संबंधी विफलताएं हैं, इन विफलताओं ने इनके हाथ बांध दिए। अब इनके सामने कोई चारा नहीं है। अगर अमेरिका भी खुलकर इनके साथ उसी तरह का सलूक करने लगा जैसा उसने ज़ेलेंस्की के साथ किया था, या जैसा अमेरिका अपने शत्रुओं के साथ सलूक करता है उस तरह का सलूक करने लगा, तो इनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। अभी कम से कम ट्रंप इनकी ऊपर टैरिफ ठोकते समय तो कह देते हैं कि भारत हमारा दोस्त है, मोदी जी हमारे दोस्त हैं। एक पंक्ति भी बोलता है ट्रंप, उसके बाद बाकी बातें शुरू करता है अपनी। ये भी बोलना बंद कर दें। मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद केंद्रीय गृह सचिव थे आर.के. सिंह। उन्होंने बयान दिया था कि इस विस्फोट में कम से कम 10 आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये बयान बहुत सुर्खियों में लिया था। बाद में मोदी जी शायद खुश हो गए होंगे उनके इसी बात से, उन्होंने आर.के. सिंह को मंत्री बना दिया था अपने मिनिस्ट्री में। अब मालेगांव बम धमाकों का नतीजा आया है, कोर्ट ने कहा सबूत नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि पिक्चर आई थी किसने जेसिका लाल को मारा, जी, हु किल्ड जेसिका। तो फिर वो यही है कि मालेगांव बम धमाके फिर किए किसने। दूसरा ये कि एजेंसियां जो हैं, देश की सुरक्षा एजेंसियां, उन पर ये हमेशा सवाल उठते हैं कि जैसी ही सत्ता बदलती है उनके सुर, उनकी जांच, सब कुछ बदल जाती है। करकरे साहब ने एक बहुत लंबा चौड़ा बयान हुआ था, प्रज्ञा ठाकुर ने, एक्स एमपी ने, उनके बारे में बहुत गंदे गंदे शब्द कहे थे, वो पूरा देश जानता है, मैं उसकी बहुत चर्चा भी नहीं करना चाहता। लेकिन इन बम धमाकों से एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े हुए हैं। आपका क्या मानना है? केवल सुरक्षा एजेंसियों पर ही सवाल नहीं खड़े हुए हैं, बहुत सी बातों पर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे यह भी नजर आता है कि मोदी की सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कंट्रोल कैसे करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि मैं आपके सामने 4 PM के दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। जिस समय यूपीए काल में मालेगांव बम धमाके हुए और वो मुकदमा बना, और शुरू में जिन सज्जन को इसकी जांच का काम सौंपा गया था वो किसी और दिशा में जांच को ले जा रहे थे। फिर बाद में वो जांच का काम उन सज्जन से लेकर एटीएस के हेमंत करकरे को दिया गया। जो बंबई पे हुए आतंकवादी हमले में जो शहीद हुए थे हेमंत करकरे, उनको दिया गया। हेमंत करकरे ने इसकी जांच बहुत अच्छे तरीके से की और इसको सही दिशा में ले गए। हेमंत करकरे ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये चिन्हित किया कि मालेगांव जो बम धमाके हुए उसके अंदर जो 7 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए, मेरे ख्याल से 17-18 बम धमाके हुए थे। इन बम धमाकों के पीछे कौन था? अभिनव भारत नाम की वो संस्था क्या थी जो मालेगांव बम धमाके के, जिसके सदस्य मालेगांव बम धमाके में शामिल थे?
2 रिटायर्ड फौजी थे उसके अंदर, एक उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित थे और एक और मेजर साहब थे। वो थे। अपने आप को भगवा वस्त्रधारी साध्वी कहने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह थी उसके अंदर। फिर क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात से बहुत चिंतित हुआ। जैसे ही करकरे साहब ने कहा कि इसमें आरएसएस के इतने लोग शामिल हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे बहुत चिंतित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि अभिनव भारत नाम की संस्था जो है, ये तो हमारी संस्था नहीं है, ये तो हमने नहीं बनाई, फिर भी हमारे लोग इसके अंदर भाग क्यों ले रहे हैं और पुलिस की जांच में उनका नाम क्यों आ रहा है उनका। भाई हम सब लोग जानते हैं, जिन्हें भारत के इतिहास का थोड़ा भी ज्ञान है वही जानता है कि अभिनव भारत नाम की सीक्रेट सोसाइटी सावरकर और उनके छोटे भाई ने बनाई थी। सावरकर और उनके भाई ने अभिनव भारत नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। उसी सीक्रेट सोसाइटी को पुनर्जीवित किया कर्नल पुरोहित, और ये आरोप था कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा के ऊपर। इन लोगों ने उसको पुनर्जीवित किया और फिर उन्होंने उन जगहों पर जहां पर मुसलमान थे वहां पर बम के धमाके करने शुरू किए। यही तो केस था, यही तो मामला था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे बहुत चिंतित हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा था अगर किसी अदालत ने इसमें एटीएस की रिपोर्ट के ऊपर फैसला दे दिया तो हमारे ऊपर आतंकवादी संगठन होने की छाप लग जाएगी, और अगर हम आतंकवादी संगठन हो जाएंगे तो भारतीय समाज को अपनी मर्जी से बदलने का हमारा जो दीर्घकालीन प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट पूरी तरीके से पटरी से उतर जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस बात को लेकर बहुत चिंता हुई, लेकिन देखिए समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या ना करें। फिर एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, और उस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के कम से कम 2 पक्ष ऐसे थे जो संघ द्वारा संचालित थे। एक था विवेकानंद फाउंडेशन, वो संघ द्वारा संचालित था, और संघ का प्रभाव काफी बाबा रामदेव वाले पक्ष के ऊपर भी था। और तीसरा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अरविंद केजरीवाल वगैरह वाला संपर्क उधर भी थे इन लोगों के, लेकिन मुख्य तौर पर इन 2 पक्षों के ऊपर इनका प्रभाव था। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अंदाजा लगाया कि अगर वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खड़ी कर सकती है तो कांग्रेस सरकार अगले चुनाव में हार जाएगी, और ये जो हिंदू आतंकवाद वाला मामला चल रहा है, इस आतंकवाद से मामले से हमें मुक्ति हो जाएगी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव जीत गई तो मैंने संघ के कई लोगों से बातचीत की, और उस बातचीत में हमने कहा भाई आप लोग तो बड़े खुश होंगे, पार्टी जीत गई। तो वो लोग अनमने थे, खुश नहीं थे। यहां तक कि एक टीवी चैनल पे जब मैं काउंटिंग के दिन बैठा हुआ था तो मेरी बगल में एक सज्जन बैठे हुए थे, बाद में किसी बड़ी संस्था के अध्यक्ष बनाए गए, जो पूर्व पत्रकार थे, उस वक्त भी शायद किसी अखबार के संपादक बना के रखे गए थे, संघ परिवार का अखबार था वो। तो उन्होंने कहा, हमने कहा आप दुखी क्यों लग रहे हैं, आप उदास क्यों लग रहे हैं, भाजपा तो जीत रही है दबा के चुनाव, बहुमत की तरफ जा रही है। तो उन्होंने कहा देखिए कुछ दिनों बाद एक कोने की तरफ, खाली कोने की तरफ इशारा किया, कुछ दिनों बाद हम यहाँ खड़े होंगे इस कोने में, यानी जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाला है वो हमें इस कोने पे खड़ा कर देगा। तो जब मैंने लोगों से पूछा कि भाई नरेंद्र मोदी के जीतने पे आपको दिक्कत क्या है, तो उनका कहना था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, दरअसल हमने तो नरेंद्र मोदी के जीतने में भागीदारी ही इसलिए की है ताकि हम मालेगांव षड्यंत्र केस से बच जाएं। तो मेरा कहना है कि ये एक ऐसा मुकदमा था जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत ही संवेदनशील था। वो इस मुकदमे से किसी तरीके से पिंड छुड़ाना चाहता था। वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने की तरफ जा रहे हैं, फिर उसने नरेंद्र मोदी के पक्ष में अपनी सारी ताकत झोंक दी, और फिर उसने नरेंद्र मोदी के सामने जो भी उन्होंने शर्तें रखी होंगी, उसमें एक शर्त तो ये थी कि हमें पूरे विश्वविद्यालय प्रणाली के ऊपर, पूरे शिक्षा जगत पे कब्जा चाहिए। उसमें एक शर्त ये भी थी कि हर कीमत पर मालेगांव षड्यंत्र केस को ठिकाने लगाना है। बिल्कुल ठीक है, वही नतीजा सामने भी है। धीरे धीरे करके एनआईए ने अपना रुख बदलना शुरू किया। एकदम तो आप नहीं बदल सकते रुख, सही बात है। धीरे धीरे करके उसका रुख बदलना शुरू किया। एक एक करके तमाम सारे जो गवाह थे वो होस्टाइल होते चले गए, गवाह बदलते चले गए, और उसके बाद जांच में ऐसी ऐसी गलतियां की गई
जिनको देख के लगता है जैसे कि बच्चे जांच कर रहे हो। ना पंचनामे ठीक से भरे गए, कुछ भी नहीं किया गया। जो है ये पूरा इतिहास जो है वो तो जब इशारा हो जाता है एजेंसी के लिए एक शर्मनाक इतिहास है। और खास बात ये है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भारत सरकार की एजेंसी है, जिसको लेके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और आज जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का पूरा मुकदमा मुंह के बल गिर पड़ा है कोर्ट में, तो भारतीय जनता पार्टी इसका जश्न मना रही है। अभी भी तो सोचिए भाजपा को, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ? क्या वो 100 लोग अपने आप ही घायल हो गए? क्या वो 7 लोग जो मारे गए थे वो अपने आप ही मर गए? क्या वो 17 जगहों पे बम धमाके हुए थे वो अपने आप ही हो गए? अगर इन लोगों ने नहीं किया था, जिन्हें छोड़ा गया है, तो किसने किया था? जिन्होंने किया था उसको सामने लाने के लिए क्या फिर से जांच एजेंसियों को दिया जाएगा मुकदमा, या हाई कोर्ट के, या इस जो लोअर कोर्ट ही था ना, एनआईए का लोअर निचली अदालत थी, कि निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट में फैसला जाएगा? हाई कोर्ट में अपील जाएगी सरकार की तरफ से? ऐसा लग नहीं रहा। महाराष्ट्र सरकार वगैरह सब गाल बजा रहे हैं, बगले कह रहे हैं हमने तो बहुत हम तो जीत गए, कांग्रेस की वजह से हुआ। हाँ सर, और आप देखिए 2 साल पहले ही जो बंबई ट्रेन ब्लास्ट हुए थे, उनके जब अभियुक्त छूटे जो सारे मुसलमान थे, तो फिर लोग तुरंत अदालत में चले गए, जबकि वो हाई कोर्ट में छोड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए उसके खिलाफ। लोअर कोर्ट में छोड़े निचली अदालत में, उसके खिलाफ भी मुकदमा नहीं करना चाहते। क्योंकि धर्म आज दिन भर गोदी मीडिया पे एक लाइन और बड़ी हेडिंग में चलती रही कि बड़े बड़े नेताओं का हाउस में बयान के हिसाब से चलती रही, और अलग अलग नेताओं के वर्जन चलते रहे कि हिंदू कोई आतंकवादी नहीं हो सकता। तो आतंकवाद को भी धर्म से जोड़ना खैर निश्चित रूप से खराब है। लेकिन अभी जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये जो लाइन चल रही है कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, जितने नक्सली हैं, जितने नक्सली मारे गए, जितने नक्सली एक्टिविटी हैं, वो तो 99% हिंदू हैं। अरे आप नक्सलियों को तो छोड़ दीजिए, नक्सली जो कुछ नहीं थे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के सामने हाँ लिट्टे दुनिया का सबसे खूंखार, सबसे भयानक आतंकवादी संगठन एलटीटी था। हाँ। और वो सब तमिल हिंदू थे। उसके नेता का नाम प्रभाकरन था। ये एक मुसलमान नाम नहीं है ना, ईसाई नाम है। ठीक बात है। उसके नेता का नाम प्रभाकरन था। उससे बड़ा कोई आतंकवादी संगठन नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये भी कहता है ना कि सिख भी हिंदू हैं, तो तमाम खालिस्तानी आतंकवादी कौन है? वो सब हिंदू ही हुए ना, जो हिंदुओं को बस में नाम धर्म पूछ के गोली मारा करते थे। असल में इन लोगों को नैरेटिव ये चलाना है कि केवल मुसलमान ही आतंकवादी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे इतनी बातचीत की, धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।